In the last class, we were discussing about purification of colloids and preparation of colloids. Today, we will discuss about properties of colloids. This is one of the important topics that you understood that how the colloid solutions are different from other solutions like suspension and all. So properties of colloids में सबसे पहले जो चीज़ है वो इनका साइज है, particle size. The diameter of dispersed particle is not much smaller than the wavelength used. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ओके सॉरी, जो सबसे पहले जो डिस्कस करना है हमने वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है. अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमने सेकेंड चैप्टर में डिस्कस करा था. दैट इज़ व्हाट, दैट आर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन अमाउंट नॉट ऑन द नेचर. ठीक है, पार्टिकल्स कोलॉइड्स के बिगर एग्रीगेट्स होते हैं दोज इन अ ट्रू सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशंस में जो है भाई उनका पार्टिकल साइज कम होता है और पार्टिकल साइज जो कोलॉइड्स का है उनका ज़्यादा होता है. सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलॉइड्स में क्या होते हैं, कम होते हैं. किससे? ट्रू सॉल्यूशन से, अगर सेम कंसंट्रेशन हो तो. अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगे भी. कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है? ऑस्मोटिक, रेवरिंग वेपर प्रेशर, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ये भी इस कम हो जाएंगी ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में. सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलॉइड सॉल्यूशंस आर लेसर as compared to true solution. Why? Because the number or amount of substance or particles present in colloids are lesser as compared to true solution, because in true solution higher number of particles or atoms are present. What is Tyndall effect? Second, this is important thing. Tyndall effect भी आप लोगों ने हर किसी ने ऑब्जर्व करा है. अब वो इफेक्ट कैसे ऑब्जर्व करा है? मैंने आपको बताया था कि अगर आपके एक खिड़की है और उस खिड़की में शीशा लगा हो, उस शीशे का थोड़ा सा हिस्सा टूटा हुआ है और उस टूटे हुए हिस्से से रोशनी आ रही है, लाइट इज पासिंग थ्रू इट, then you can see very small tiny particles of dust or any other things. This is known as Tyndall effect. What is this? Because the light is scattered by these tiny particles, तो उसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं. ऐसे ही कोलॉइड्स में क्या होता है, स्कैटरिंग होती है लाइट की बाय द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन कोलॉइडल सॉल्यूशन. जिस टाइम उन्हें राइट एंगल पे देखा जाता है, जिस टाइम लाइट को पास करते हैं, टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. बेसिकली हमें टिंडल इफेक्ट में स्मॉल पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, वो स्कैटर करते हैं लाइट को. स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिस टाइम आप उसे राइट एंगल पे देखते हो, अगर लाइट को आप पास कर रहे हो और लाइट के राइट एंगल पे अगर आप देखते हो, तो जो स्कैटरिंग होती है लाइट की, उसको आप क्या बोलते हो? टिंडल इफेक्ट बोलते हो. ओके, नेक्स्ट इज, अब टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व कब होता है? टिंडल इफेक्ट उस टाइम ऑब्जर्व होता है भाई जिस टाइम डायमीटर और वेवलेंथ जो है ना लाइट की, वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर सा हो. जो हमने डायमीटर लिया है, जैसे पार्टिकल साइज जो है, और जो वेवलेंथ ली है जिस लाइट को हम पास कर रहे हैं, किस में से? कोलॉइड सॉल्यूशन में है, वो दोनों क्या होने चाहिए? वे दोनों नॉट मच स्मॉलर, मीन्स वो दोनों सिमिलर से होने चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिस्पर्स फेज का और डिस्पर्स मीडियम का, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. टिंडल इफेक्ट तभी ऑब्जर्व होगा जिस टाइम आपका डायमीटर जो है पार्टिकल साइज का, वो सेम रहेगा वेवलेंथ यूज के ऑलमोस्ट. ठीक है. सेकेंड चीज़ क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डिस्पर्स फेज का और डिस्पर्सन मीडियम का, उसमें ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए. और थर्ड इफेक्ट क्या है? दिस इफेक्ट वाज यूज्ड टू मेक अ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप एंड डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलॉइड्स. इस इफेक्ट का यूज अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बनाने में भी यूज किया जाता है. अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कैसे? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप भाई पार्टिकल्स को स्कैटर करके हम उसमें देख सकते हैं दैट हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर एंड डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलॉइड्स. इससे हम ये भी बता सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइड के डिफरेंस क्या है, क्योंकि अगर ट्रू सॉल्यूशन है तो भाई वो स्कैटर नहीं करेगा, अगर कोलॉइड्स है तो वो स्कैटर करेगा. अब कलर जो कोलॉइड पार्टिकल्स का है वो डिपेंड करता है कि वो किस वेवलेंथ ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं. ओके, अब डिस्पर्स पार्टिकल्स जो है जिस वेवलेंथ लाइट को स्कैटर करेंगे वही कलर दिखेगा. साइज एंड नेचर पे भी डिपेंड करता है, किसके? डिस्पर्स पार्टिकल के. और इस पे भी डिपेंड करता है कि उन्हें देखा कैसे गया है. कलर भाई तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है. हमने वेवलेंथ कितनी डाली है लाइट की जिसको वो स्कैटर कर रहा है, साइज क्या है पार्टिकल का, और नेचर क्या है पार्टिकल का, और किस पर्टिकुलर एंगल से आप को जो लाइट आपने पास की है कोलॉइडल पार्टिकल को देख रहे हैं.
जैसे अगर मैं गोल्ड सोल की बात करता हूँ, वो रेड इन कलर होता है। अगर पार्टिकल का साइज बढ़ता जाता है तो वो ब्लू हो जाता है, पर्पल हो जाता है और फिर गोल्ड हो जाता है। तो पार्टिकल साइज पे कलर डिपेंड करता है भाई, और लाइट कितनी डाली हमने वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है, और नेचर पे भी डिपेंड करता है कि किसका, जो पार्टिकल्स हैं डिस्पर्स पार्टिकल, जैसे गोल्ड सोल में पार्टिकल्स क्या है, गोल्ड ही है, तो गोल्ड पार्टिकल्स का साइज़ क्या है, उनका नेचर क्या है, और उसको हम किस पर्टिकुलर एंगल पे देख रहे हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या यूज़ की है, उन पे कलर ऑफ कॉलॉइड्स डिपेंड करता है। ओके जैसे अगर मैं गोल्ड सोल की बात करता हूँ, रेड इन कलर होता है, साइज़ बढ़ाते हैं पार्टिकल का, पर्पल हो जाता है, फिर सॉरी ब्लू हो जाता है, पर्पल हो जाता है, और फिर गोल्ड हो जाता है। अब ब्राउनियन मोशन क्या होती है? ब्राउनियन मोशन होती है भी कंटिन्यूअस जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। कोलोइडल पार्टिकल कभी भी रेस्ट पे नहीं रहते। अगर आप देखिए, आपने मिट्टी में पानी मिलाया, तो मिट्टी में पानी मिलाने के बाद पार्टिकल्स कई तो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, कई पार्टिकल जो हैवी पार्टिकल्स होंगे, कई उसके अंदर चलते रहेंगे, घूमते रहेंगे, जो आप नेकेड आई से भी देख सकते हैं, वो कभी ऊपर कभी नीचे। वैसे नेकेड आई से ब्राउनियन मूवमेंट को देखना पॉसिबल नहीं है। ब्राउनियन मोशन कहता है दैट the colloidal particles are always possessing a zigzag movement। ओके और ये डिपेंड करता है कि पार्टिकल का साइज क्या है और विस्कोसिटी क्या है कोलोइड की। जितना ज़्यादा, जितना कम साइज रहेगा और जितनी कम विस्कोसिटी रहेगी, उतना ही इजीली ब्राउनियन मोशन करेंगे, और इस मूवमेंट की वजह से ही स्टेबल रहते हैं भाई जितने भी सोल्स हैं, जितने भी आपके पास कोलोइड सॉल्यूशंस हैं। कोलोइडल सॉल्यूशंस में ब्राउनियन मोशन होती है continuous zigzag movement of the colloidal particles, and it depends upon size and viscosity. Now charge on colloids, this is also important। colloidal particles हमेशा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है अभी उन पे। colloidal particles इलेक्ट्रोलाइट्स को ही हम डिसोल्व करके बनाते हैं। The nature of this charge is same on all the particles in a given colloidal solution, may be either positive or negative। जो इन पार्टिकुलर जो चार्जेस है कोलोइड्स पे, उनका नेचर जो है वो सेम रहता है अभी सारे पार्टिकल्स पे कोलोइडल सॉल्यूशन में, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। अब पॉजिटिवली चार्ज सोल कौन से होते हैं? हीमोग्लोबिन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड सॉल्यूशन, हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज सोल होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। मिथाइलिन ब्लू डाइज जो हैं वो भी क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज सोल्स होते हैं। अब नेगेटिवली चार्ज सोल कौन कौन से होते हैं? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आर्सेनिक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड। एसिड डाइस्टफ्स कौन सा होता है? इओसिन, सोल्स ऑफ स्टार्च एंड जिलेटिन। ओके सो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं सोल्स और पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं सोल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज electrophoresis। This is particular property of a colloidal solution because these are charged particles। electro means electricity, जिस टाइम हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, फोरोसिस मीन्स मूवमेंट। सो मूवमेंट जो कोलोइडल पार्टिकल्स का है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरोसिस। सो इलेक्ट्रोफोरोसिस क्या होता है अभी? पार्टिकल्स जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल्स हैं, उस पर हमने इलेक्ट्रोड्स लगाई, तो मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल किसकी तरफ मूव करेंगे? कैथोड की तरफ, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किसकी तरफ मूव करेंगे? एनोड की तरफ, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है। अगर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स को प्रिवेंट किया जाए तो ये ऑब्जर्व किया जाता है दैट डिस्पर्जन मीडियम स्टार्ट टू मूव, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोओस्मोसिस बोलते हैं भाई। अब पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं डिस्पर्स फेज के, तो उसे इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर उनकी मूवमेंट्स को हम स्टॉप कर देते हैं बाय सिंपल मेथड्स, लाइक हमने कोई बैग लगा दिया या फिर मेम्ब्रेन लगा दी, और उसके बाद हमारे पास डिस्पर्स मीडियम मूव करने लग जाता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोओस्मोसिस। ओके इन दिस प्रोसेस यू कैन सी एनोड एंड कैथोड इज देयर, दिस इज योर स्टॉप कप। इसमें हमने कोलोइडल सॉल्यूशन डाला हुआ है। कोलोइडल सॉल्यूशन में इनिशियल लेवल इतना था, जैसे जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी लेवल ऊपर तक चला गया। अभी लेवल ऊपर तक चला गया, इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही है। मूवमेंट क्यों हो रही है? क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है। ओके द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब अगर मैं इनकी मूवमेंट को रोक देता हूँ यहाँ पे, तो जो मूवमेंट है वो किसकी होगी भाई? पार्टिकल्स की ना होके डिस्पर्जन मीडियम की होगी, और मीडियम की जो मूवमेंट है उसको इलेक्ट्रोओस्मोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट इज कोगुलेशन प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है
फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बहुत बारी इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। कोगुलेशन का मतलब क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। इसको पर्सिपिटेशन भी बोलते हैं। कोगुलेशन का मतलब और पर्सिपिटेशन का मतलब है कि भाई पार्टिकल्स जो है वो सॉल्यूशन से बाहर आ गए, सोलिडिफाई हो जाते हैं। अब लायोफोबिक सोल्स को हम कैसे कोगुलेट करते हैं? लायोफोबिक क्या होते हैं? वाटर हेटिंग होते हैं। उनको इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से करा जा सकता है। कोलोइडल पार्टिकल्स में अगर आपने कोलोइडल सॉल्यूशन पे इलेक्ट्रोफोरेसिस लगाया तो पॉजिटिवली चार्ज डिस्पर्स पार्टिकल्स जो हैं वो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रोड की तरफ और नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाएंगे और वो पर्सिपिटेट हो जाएंगे। अब जो सेकेंड मेथड है, अगर हम अपोजिटली चार्ज सोल्स को, दो अपोजिटली चार्ज सोल को मिक्स कर देते हैं इन अ रेशियो, इक्वल रेशियो, तो वो दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और न्यूट्रलाइज होने के बाद वो क्या हो जाते हैं? कंप्लीटली पर्सिपिटेट हो जाते हैं और कोगुलेट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को सेटलिंग ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स बोलते हैं। और इसका मतलब सोलिडिफिकेशन मींस अगर आपका जो लिक्विड सोल्स है उसमें से सॉलिड होकर अगर बाहर निकलता है तो उसे कोगुलेशन प्रोसेस बोलते हैं। अगर हमने दो अपोजिटली चार्ज सोल को मिक्स करा है ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन में, न्यूट्रलाइज करते हैं उसके चार्जेस को, तो पार्शियली और कंप्लीटली पर्सिपिटेट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज कोगुलेशन, यही हम पढ़ रहे हैं अभी तो, लायोफोबिक सोल्स बाय बॉइलिंग। अगर हमने सोल को बॉयल करा तो हमने क्या करा? उसका जो पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन था उसको बढ़ा दिया। अब कोलिजन बढ़ा दिया डिस्पर्जन मीडियम में, तो डिस्पर्जन मीडियम का जो अमाउंट है वो चार्ज को रिड्यूस कर देगा और रिड्यूस करने के बाद वो सेटल डाउन हो जाएगा क्या? डिस्पर्स फेज। तो इससे आपके पर्सिपिटेट बन जाएंगे। सोल को बॉयल करने से एडजॉर्ब लेयर डिस्टर्ब हो जाती है, इंक्रीज नंबर ऑफ कोलिजन्स की वजह से द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। अब परसिस्टेंट डायलिसिस, अगर आप बहुत टाइम तक डायलिसिस हमने पढ़ा था अभी, प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन, तो ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रह जाते हैं सोल्स में, उनको कंप्लीटली रिमूव किया जा सकता है। कोलोइडल्स अनस्टेबल हो जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं? कोगुलेट हो जाते हैं, पर्सिपिटेट हो जाते हैं। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर हम ऐड करते हैं तो कोलोइडल पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? पर्सिपिटेट हो जाते हैं, क्योंकि कोलोइडल इंटरेक्ट करते हैं अपोजिट चार्ज। इलेक्ट्रोलाइट ऐड करा हमने, इलेक्ट्रोलाइट क्या देगा? चार्ज पार्टिकल्स देगा, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, कंबाइन होने के बाद वो क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ वे एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे और पर्सिपिटेट हो जाएंगे। एक नेगेटिवली चार्ज आयन जो है पॉजिटिवली चार्ज सोल में कोगुलेशन क्रिएट करता है, ठीक है, और नेगेटिवली चार्ज आयन कॉल्ड कोगुलेटिंग आयन और फ्लोकुलेटिंग आयन। अगर पॉजिटिवली चार्ज सोल है तो अगर हम उसे नेगेटिवली चार्ज आयन डाल देते हैं तो वो कोगुलेटिंग आयन और फ्लोकुलेशन भी बोलते हैं भी, इसे फ्लोकुलेटिव आयन भी बोलते हैं कोगुलेटिव आयन को, जिसकी वजह से कोगुलेशन हो रही है। तो ये न्यूट्रलाइज कर देता है कोलोइड को और कोगुलेशन प्रोसेस करता है। अब कोगुलेशन लायोफिलिक सोल्स की कैसे होती है? लायोफिलिक सोल्स स्टेबल होते हैं भी बिकॉज ऑफ चार्ज एंड सोल्वेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। सो दो फैक्टर्स जो हैं कोगुलेट करते हैं उनमें, या तो हम एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कर दें या एक सुटेबल सोलवेंट ऐड कर दें, जिस सोलवेंट से हमारे पास जो पर्टिकुलर जो सोल है वो उसके साथ कंबाइन होके और वो कोगुलेट हो जाए या पर्सिपिटेट हो जाए। लायोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल, लायोफिलिक सोल मोर स्टेबल होते हैं क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। लायोफिलिक कोलॉइड्स की यूनिक एबिलिटी होती है टू प्रोटेक्ट लायोफिलिक कोलॉइड्स फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट। अब एक बात सोचो, अगर हमने लायोफोबिक कोलॉइड में लायोफिलिक कोलॉइड डाल दिया तो लायोफिलिक अपने आप को तो प्रोटेक्ट करता ही है, वो क्या करता है? लायोफोबिक कोलॉइड को भी प्रोटेक्ट करता है भाई। किससे? अगर कोगुलेशन को हमने रोकना है तो हम क्या करेंगे? कोगुलेशन कराने के लिए इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट को रोकना है तो हम क्या करेंगे? हम लायोफोबिक कोलॉइड में लायोफिलिक कोलॉइड डाल देंगे और लायोफिलिक कोलॉइड उसके चारों तरफ एक लेयर बना ले देगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट उसके साथ कंबाइन नहीं करेगा। जैसे व्हेन अ लायोफिलिक सोल्स इज एडेड टू लायोफोबिक सोल्स, लायोफिलिक पार्टिकल्स क्या बना लेते हैं? लेयर बना लेते हैं पार्टिकल्स की। तो लायोफिलिक कोलॉइड्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स भी बोलते हैं भाई, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करते हैं किसको? लायोफोबिक कोलॉइड्स को। किससे? पर्सिपिटेशन और कोगुलेशन से। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है भाई, हार्डी स्कूल्स लॉ। सो हार्डी स्कूल्स रूल जो है या फिर इसको लॉ बोलते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो आपका जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा किसी भी पर्टिकुलर आयन पे, उतना ही ज़्यादा उसकी क्या रहेगी? पर्सिपिटेशन और फ्लोकुलेशन पावर रहेगी। जितना ज़्यादा उसका
चार्ज रहेगा उतना ही इजिली वो पर्टिकुलर सोल को पर्सिपिटेट कर पाएगा। जैसे अगर नेगेटिव सोल्स है तो पॉजिटिव आयन ऐड करेंगे, तो एल्यूमिनियम के ऊपर +3, बेरियम के ऊपर +2, सोडियम के पास +1, तो इसके ऊपर +3 चार्ज है तो भाई वो इजिली पर्सिपिटेट कर सकता है एज कम्पेयर टू बेरियम, एज कम्पेयर टू सोडियम। तो ये इसकी फ्लोकुलेटिंग पावर, और इसको हम क्या बोलते हैं, कोगुलेशन पावर भी बोलते हैं भाई। कोगुलेशन पावर जो है वो डिपेंड करती है कि चार्ज और वैलेंसी क्या है, किसके ऊपर, जो फ्लोकुलेटिंग आयन हमने ऐड करा है। पॉजिटिव सोल्स के लिए भी नेगेटिव आयन्स ऐड किए जाते हैं, इसके ऊपर -4, -3, -2, -1, तो -4 जिसके ऊपर ज़्यादा है चार्ज उसकी फ्लोकुलेशन पावर ज़्यादा रहेगी। इट्स ए वेरी सिंपल रूल, ग्रेटर इज द चार्ज और वैलेंसी ऑन अ फ्लोकुलेट आयन, greater is the precipitation. Okay, so we are done with this chapter. Next we will discuss in our next lecture.